नमस्कार। आप सभी बीए पार्ट प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का आज के व्याख्यान में स्वागत है। एक बार पुनः लॉकडाउन लग जाने के कारण हम हमारे पाठ्यक्रम के शेष अवधारणाओं का अध्ययन ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से करेंगे। इस हेतु मैं सबसे पहले जो हमारे प्रथम पुस्तक है पाठ्यक्रम की, समाजशास्त्र के मूल आधार की जो यूनिट सेकंड है में जो अवधारणा बच गई है, उन अवधारणाओं पर पहले चर्चा करने जा रहा हूँ। ऐसी ही एक अवधारणा है समिति, अंग्रेजी में इसे एसोसिएशन कहते हैं। और समाजशास्त्र की मूल अवधारणाओं में यह अवधारणा भी महत्वपूर्ण है। हमारे दैनिक जीवन में हम समिति शब्द से का प्रयोग कई बार करते हैं। कई बार हमने समिति शब्द के बारे में सुना भी है। और समाजशास्त्र में समिति का एक विशेष अर्थ होता है और समाजशास्त्र के विद्यार्थियों को समिति के उस अर्थ को जानना, समिति की परिभाषा को जानना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। समिति के संदर्भ में परिभाषाओं को लेकर कई विद्वानों ने तथ्य रखे। उनमें से दो विद्वान हैं, मैकाइवर और पेज। और आगमन एवं नेमकॉफ की जो समिति की परिभाषाएं हैं, वह परिभाषाएं काफ़ी अच्छी परिभाषाओं के अंतर्गत आती हैं। मैकाइवर और पेज के अनुसार समिति को ऐसे संगठित समूह के रूप में परिभाषित करते हैं जो किसी एक हित अथवा हितों के समुच्चय या समूह की सामान्य रूप से पूर्ति के लिए संगठित होता है। अर्थात मैकाइवर एवं पेज का मानना है कि समिति व्यक्तियों का वह संगठन है जो उन व्यक्तियों के सामान्य हितों, जो एक हो सकता है अथवा हितों का समुच्चय हो सकता है, की पूर्ति के लिए संगठित होता है। अर्थात समिति किसी हित या हितों के समुच्चय को ध्यान में रखकर निर्मित की जाती है, ऐसा मैकाइवर और पेज कहते हैं। दूसरी जो परिभाषा है आगमन एवं नेमकॉफ की, उनके अनुसार समिति एक ऐसा संगठन है जो सामान्य विशिष्ट हितों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। इसका उद्देश्य अपने सदस्यों की विशिष्ट अथवा सामान्य इच्छाओं की पूर्ति है। आगमन एवं नेमकॉफ भी मैकाइवर एवं पेज की परिभाषा के आधार पर ही समिति की परिभाषा देते हैं। ये भी कहते हैं कि समिति एक संगठन है जो विशिष्ट हितों की पूर्ति के लिए निर्मित किया जाता है या बनाया जाता है। इसका उद्देश्य अपने सदस्यों की विशिष्ट अथवा सामान्य इच्छाओं की पूर्ति करना होता है। इसका अर्थ यह है कि सभी सदस्यों की अगर एक ही इच्छा है तो वह सामान्य इच्छा कहलाती है, और सभी सदस्यों की अगर अपनी अपनी इच्छाएं हैं और वह इच्छा सामान्य ना होकर पर्टिकुलर एक व्यक्ति की है तो वह विशिष्ट इच्छा होती है। कई समितियां विशिष्ट इच्छाओं को ध्यान में रखकर निर्मित की जाती है। अतः इन दोनों परिभाषाओं के आधार पर सामान्य रूप से हम समिति को इस रूप में समझ सकते हैं कि समिति सामान्यतः व्यक्तियों का एक संगठन है, अर्थात व्यक्तियों का संगठन है जो किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति हेतु स्थापित की जाती है। अर्थात इसमें उद्देश्य महत्वपूर्ण होता है। समितियों के उदाहरण के अंतर्गत राजनीतिक दल, संघ आदि को हम रख सकते हैं। किसान संघ
अभी आपने देखा किसान आंदोलन कर रहे हैं, और ये भी आपके समझ में आया होगा कि भारत के 40 किसान संघ इस आंदोलन में भाग लेते हैं। ये सभी किसान आंदोलनों के जो संघ हैं, यह समितियों का सर्वोच्च और अच्छा उदाहरण है, और इन सब का उद्देश्य किसानों के हितों की रक्षा करना है। किसानों को किस तरीके से समाज की मूल धारा में स्थापित किया जाए, इस समितियों का या इन संघों का उद्देश्य होता है। अर्थात व्यक्तियों का संगठन जो किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति हेतु निर्मित किया जाता है, समिति कहलाती है। अब समिति की परिभाषाओं के आधार पर ही हम समिति की कुछ विशेषताओं का अवलोकन भी करेंगे। पहला व्यक्तियों का समूह है। जैसे कि मैकाइवर एवं पेज एवं निमकॉफ दोनों की परिभाषाओं से ये स्पष्ट है कि समिति व्यक्तियों का समूह है, और इस समूह के माध्यम से विशिष्ट हितों या हितों के समुच्चय की पूर्ति की जाती है। व्यक्तियों के बिना हम समिति की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि हितों की पूर्ति के लिए व्यक्तियों का होना आवश्यक है। इसलिए पहली विशेषता समिति की यह है कि समिति व्यक्तियों का समूह है। अब हम दूसरी विशेषता पर चर्चा करेंगे, सहयोग की भावना। समिति निर्माण का आधार सहयोग की भावना है। व्यक्ति परस्पर समान हितों की पूर्ति के लिए सहयोग करते हैं। समिति के सदस्यों में हितों की पूर्ति तक ही सहयोग की भावना होती है। अर्थात समिति में जो सहयोग की भावना है वह इसकी दूसरी विशेषता है, परंतु यह जो भावना है, यह भावना उसी सीमा तक होती है जिस सीमा तक समिति अपने उद्देश्य के साथ जुड़ी होती है। अर्थात उस हित या स्वार्थ के हित के अनुरूप ही यह सहयोग की भावना होती है, उसके अलावा अन्य हितों के अनुरूप यह भावना नहीं होती। तीसरा है समान उद्देश्य। समिति का जो निर्माण है वह उस निश्चित संगठन में जो व्यक्ति हैं उन सभी के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है। अर्थात जो उद्देश्य हैं वो सभी व्यक्तियों के समान रूप से होते हैं। एक व्यक्ति के उद्देश्य के आधार पर समिति निर्मित नहीं की जाती। सभी व्यक्तियों के जो हित हैं, स्वार्थ हैं, जो कि समान हैं, उन्हीं के आधार पर समिति को निर्मित किया जाता है। चौथा संगठन, मैकाइवर एवं पेज एवं आगमन एवं निमकॉफ दोनों की परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि समिति व्यक्तियों का एक समुच्चय है और संगठन भी होता है। पांचवा मूर्तता। मूर्तता से आशय दिखाई देने से है, अर्थात जिसे देखा जा सकता है। व्यक्तियों के एक निश्चित संगठन के रूप में समिति मूर्त होती है, दिखाई देती है। अर्थात यह समझने वाली बात है कि समितियां दिखाई देती हैं। अस्थायी प्रकृति, अर्थात अपने उद्देश्यों की पूर्ति के पश्चात समितियां नष्ट हो जाती हैं, स्थायित्व खत्म हो जाता है। इसलिए समिति जो है वह, उसकी जो प्रकृति है वह अस्थायी होती है। ऐच्छिक सदस्यता। सदस्यता से आशय समिति के अंतर्गत संगठित या व्यक्तियों के समुच्चय से है। ये व्यक्तियों का जो समुच्चय है यह उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। यदि वे व्यक्ति अपनी इच्छा से इस संगठन में जुड़ना चाहते हैं तभी वह इस समिति के सदस्य कहलाते हैं। यदि वह संगठन में जुड़ना नहीं चाहते तो इस समिति के सदस्य भी वह नहीं होते। आठवां स्थापना, अर्थात समिति स्थापित की जाती है, स्वयं स्थापित नहीं होती है। व्यक्तियों का समुच्चय या समूह अपने निश्चित उद्देश्यों या हितों की प्राप्ति के लिए एक संगठन को स्थापित करता है जिसे समिति कहते हैं। अर्थात समिति की स्थापना की जाती है। आपने देखा होगा
जितने भी राजनीतिक दल हैं उन सभी के स्थापना वर्ष होते हैं कि इस वर्ष में यह राजनीतिक दल स्थापित हुआ। उदाहरण के लिए कांग्रेस जो है, राष्ट्रीय कांग्रेस दल जो है, यह 1885 में इसकी उत्पत्ति हुई थी। साधन, साधन से आशय उपकरण के रूप में होता है, अर्थात समिति एक उपकरण है, एक साधन है जिसके आधार पर व्यक्तियों का समूह अपने उद्देश्यों की पूर्ति या प्राप्ति करता है। नियम, समितियों के संचालन के अपने नियम होते हैं। समिति के जो सदस्य होते हैं वह कुछ लिखित नियमों के आधार पर अपनी समिति का क्रियान्वयन करते हैं, अर्थात एक योजना, एक प्रारूप के तहत वह काम करते हैं और प्रत्येक नियम के अनुरूप वह चलते हैं। इस प्रकार समिति में नियम भी एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है। इसके पश्चात अब हम समिति और संस्था में अंतर को देखेंगे। संस्था के संदर्भ में मैं अपने पूर्व के व्याख्यानों में आपसे चर्चा कर चुका हूं और आपने देखा भी है कि ये सभी जो मेरे व्याख्यान हैं यह कॉलेज के YouTube चैनल पर संधारित हैं। आप उनमें से संस्था का भी अध्ययन कर सकते हैं, उसको सुन सकते हैं और यहाँ मैं समिति और संस्था में जो अंतर हैं उनको आपके सामने रख रहा हूँ। पहला सदस्यता को लेकर है। समिति में जो सदस्यता है वह ऐच्छिक होती है, जबकि संस्था में सदस्यता नहीं होती है। दूसरा मूर्तता है। समिति मूर्त होती है, दिखाई देती है, जबकि संस्था अमूर्त होती है, दिखाई नहीं देती। समूह, समिति एक समूह है, जबकि संस्था समूह व्यक्तियों का नहीं होती है, नियमों का समूह होती है। चौथा है स्थापना। प्रत्येक समिति की स्थापना होती है, परंतु संस्था स्वयं स्थापित होती है। अगला जो अंतर है वह है स्वतः विकास को लेकर। समिति का स्वतः विकास नहीं होता, समिति की स्थापना की जाती है, जबकि संस्था जो है इसका स्वतः विकास होता है। स्थायित्व को लेकर हम देखें कि समिति की जो प्रकृति है वह स्थायी होती है। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के पश्चात समिति नष्ट हो सकती है, परंतु संस्था की प्रकृति अस्थायी होती है और समाप्त नहीं होती है। क्षेत्र, प्रत्येक समिति का जो क्षेत्र है वह लघु होता है, छोटा होता है, उसका कार्य क्षेत्र सीमित होता है, जबकि संस्था का जो कार्य क्षेत्र है वह व्यापक होता है, समाज के सभी तबकों से संबंधित होता है। हस्तांतरण, समिति हस्तांतरित नहीं होती है, अर्थात हस्तांतरण का गुण समिति में नहीं पाया जाता है, जबकि संस्था हस्तांतरण होती है। लिखित नियमों एवं कार्यप्रणालियों का समुच्चय होने के कारण संस्था एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन करती है, हस्तांतरित होती है। और अंतिम है हित। समिति में जो हित होते हैं वह व्यक्तिगत होते हैं, अर्थात जिन हितों की पूर्ति के लिए समिति निर्मित की जाती है वे सभी हित व्यक्तिगत होते हैं, उस समिति से जुड़े प्रत्येक सदस्य के अपने होते हैं, जबकि संस्था के जो हित होते हैं वह सार्वजनिक होते हैं, अर्थात उस संस्था का जो कार्य है वह उस संस्था के सदस्यों के साथ साथ समाज के सभी सदस्यों के उद्देश्यों से जुड़ा होता है। इस प्रकार ये जो अंतर हैं, 9 अंतर हैं, यह जो 9 अंतर हैं यह समिति और संस्था में अंतर स्थापित करते हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से संस्था और समिति का जो अंतर है वह महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में आता है और जो लघु प्रश्न है, जो मध्यम आकार के जो प्रश्न हैं उनमें यह अंतर पूछे जा सकते हैं, अर्थात 8 नंबर के जो प्रश्न हैं उनमें संस्था और समितियों से संबंधित अंतर को पूछा जाता है।
आज के व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद।